हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में तरीके व दृष्टिकोण सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको आपकी थर्ड यूनिट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर नवसंस्थावाद के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बी ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर सेकंड, जो आपका DSC 5 का सब्जेक्ट है, तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में तरीके व दृष्टिकोण, जो कि आपका 4th क्रेडिट का कोर्स है, उसकी जो आपकी थर्ड यूनिट है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इसकी सेकंड यूनिट का थर्ड चैप्टर नवसंस्थावाद के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो आपकी यूनिट रहने वाली है वो आपकी थर्ड यूनिट रहने वाली है, जो कि रहने वाली है तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण, पारंपरिक और नवसंस्थागतवाद। जो आपके तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण है, पारंपरिक और नवसंस्थावाद, उनके बारे में हम इस इकाई में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। संस्थागतवाद राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो संस्थाओं की भूमिका, उनके कार्य और प्रभावों का अध्ययन करता है। जो आपका संस्थागतवाद है वो राजनीति विज्ञान की एक इस प्रकार की शाखा है या एक इस प्रकार का सिद्धांत है, या फिर समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का एक इस प्रकार का सिद्धांत है जो कि संस्थाओं की भूमिका और उनके कार्य और उनके प्रभावों का अध्ययन कराती है। यह दो प्रमुख धाराओं में विभाजित है, पारंपरिक संस्थागतवाद और नवसंस्थागतवाद। जो आपका ये संस्थागतवाद है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। जो आपकी पहले आता है वो आता है पारंपरिक संस्थागतवाद और दूसरा नवसंस्थागतवाद। पारंपरिक संस्थागतवाद संस्थाओं के कानूनी और औपचारिक पक्ष पर केंद्रित था, जबकि नवसंस्थागतवाद संस्थाओं के व्यवहार, ऐतिहासिक विकास और सामाजिक संदर्भ को भी महत्व देता है। जो आपका पारंपरिक संस्थागतवाद है वो संस्थाओं के कानूनी और औपचारिक पक्ष पर केंद्रित होता है, बल्कि और जो आपका नवसंस्थागतवाद होता है वो संस्थाओं के व्यवहार, ऐतिहासिक विकास और सामाजिक संदर्भ पर महत्व देता है। नवसंस्थागतवाद अधिक व्यापक और व्याख्यात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। जो आपका नवसंस्थागतवाद है वो अधिक व्यापक और व्याख्यात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो आधुनिक समाज में संस्थाओं को भूमिका को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। तो ये हमने एक छोटा सा परिचय देख लिया। अब हम देख लेते हैं तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों और उपागमों के माध्यम से किया जाता है। पारंपरिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से संस्थाओं, विधिक संरचनाओं और ऐतिहासिक संदर्भों पर केंद्रित होते हैं। इनमें निम्नलिखित प्रमुख दृष्टिकोण शामिल है। जो आपका तुलनात्मक राजनीति है वो विभिन्न दृष्टिकोणों और उपागमों के माध्यम से समझा जाता है। पारंपरिक दृष्टिकोण जो होता है वो मुख्य रूप से संस्थाओं, विधिक संरचनाओं और ऐतिहासिक संदर्भों पर ही केंद्रित होता है। तो चलिए अब हम इसके कुछ प्रमुख दृष्टिकोण देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है दार्शनिक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण राजनीति के नैतिक, दार्शनिक और आदर्शवादी पक्षों पर केंद्रित होता है। प्लेटो, अरस्तु, मैकाइवले, रूसो और हेगेल जैसे विचारकों ने इस दृष्टिकोण को विकसित किया। जो आपका दार्शनिक दृष्टिकोण है इसको प्लेटो, अरस्तु, मैकाइवली, रूसो और हेगेल जैसे विचारकों ने प्रतिपादित किया था। और जो आपका दार्शनिक दृष्टिकोण है वो राजनीति के नैतिक, दार्शनिक और आदर्शवादी पक्षों पर केंद्रित होता है। तो अब हम दार्शनिक दृष्टिकोण की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है राजनीति को नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता के संदर्भ में देखा जाता है। जो आपकी राजनीति होती है उसको नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता के संदर्भ में देखा जाता है। और दूसरा आदर्श राज्य और न्याय जैसे विषयों पर ध्यान दिया जाता है। जो आपका दार्शनिक दृष्टिकोण है इसमें आदर्श राज्य और न्याय जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। थर्ड आपका यह व्यवहारिक राजनीति की तुलना में सैद्धांतिक और आदर्शवादी होता है। जो आपका दार्शनिक दृष्टिकोण है यह व्यवहारिक राजनीति की तुलना में सैद्धांतिक और आदर्शवादी होता है। तो अब हम इसके कुछ सीमाएं देख लेते हैं। आपके दार्शनिक दृष्टिकोण की कुछ सीमाएं में आपके सबसे पहली सीमाएं आती है, यह व्यवहारिक राजनीति और संस्थाओं के वास्तविक कार्यों की उपेक्षा करता है। जो आपका दार्शनिक दृष्टिकोण है वह व्यवहारिक राजनीति और संस्थाओं के जो वास्तविक कार्य होते हैं उनकी उपेक्षा करता है। दूसरा, ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों को कम महत्व देता
है। जो आपका ये दार्शनिक दृष्टिकोण है ये ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों को बहुत कम महत्व देता है। तो ये हमने कुछ सीमाएं देख ली। यहाँ पर हमने ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण देख लिया। अब हम देख लेते हैं ऐतिहासिक उपागम, हिस्टोरिकल अप्रोच। यह दृष्टिकोण राजनीतिक घटनाओं और संस्थाओं के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक संदर्भों पर ध्यान देता है। इसमें यह देखा जाता है कि कैसे अतीत की घटनाएं वर्तमान राजनीतिक संरचनाओं को प्रभावित करती है। जो आपका ऐतिहासिक उपागम है ये राजनीतिक घटनाओं और संस्थाओं के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक संदर्भों पर ध्यान देता है। और जो आपका ऐतिहासिक उपागम है इसमें यह देखा जाता है कि कैसे अतीत की घटनाएं वर्तमान राजनीतिक संरचनाओं को प्रभावित कर रही है। तो अब हम ऐतिहासिक उपागम के कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहले आती है राजनीति का अध्ययन ऐतिहासिक विकास, क्रांति और सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से किया जाता है। जो आपका राजनीति है उसका अध्ययन ऐतिहासिक विकास, क्रांति और सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से ही किया जाता है। दूसरा, संस्थाएं कैसे विकसित हुई है और क्यों विकसित हुई है इसका विश्लेषण किया जाता है। थर्ड, आपकी जो विशेषता आती है वो आती है राजनीतिक प्रक्रिया और संस्थाओं की दीर्घकालिक प्रवृत्तियों को समझने पर जोर दिया जाता है। तो अब हम ऐतिहासिक उपागम की कुछ सीमाएं देख लेते हैं। इसकी सीमाएं में हम सबसे पहले देखेंगे यह समकालीन राजनीतिक समस्याओं के समाधान पर कम ध्यान देता है। दूसरा, केवल ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर भविष्य की राजनीति की भविष्यवाणी करना कठिन होता है। तो ये हमने आपका ऐतिहासिक उपागम देख लिया। अब हम आपका देख लेते हैं औपचारिक कानूनी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण सरकारी संरचनाओं, संविधानों और विधिक प्रणालियों के अध्ययन पर केंद्रित है। जो आपका औपचारिक कानूनी दृष्टिकोण है यह सरकारी संरचनाओं, संविधानों और विधिक प्रणालियों के अध्ययन पर केंद्रित होता है। जो आपका औपचारिक कानूनी दृष्टिकोण है इसको जॉन ऑस्टिन, एवी डाइसी और केल्सन जैसे विचारकों ने आगे बढ़ाया था। तो अब हम औपचारिक कानूनी दृष्टिकोण की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है राजनीतिक संस्थाओं और उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का कानूनी ढांचे में विश्लेषण किया जाता है। तो इसमें आपकी राजनीतिक संस्थाओं और उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का कानूनी ढांचे में विश्लेषण किया जाता है। दूसरा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की औपचारिक भूमिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरी जो विशेषता आती है वो आती है संविधान, कानूनों और शासन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो अब हम आपके औपचारिक कानूनी दृष्टिकोण की कुछ सीमाएं देख लेते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहले आती है यह संस्थाओं के व्यवहारिक पक्ष की अनदेखी करता है। दूसरा, यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों को कम महत्व देता है। तो ये हमने आपका औपचारिक कानूनी दृष्टिकोण देख लिया। अब हम आपका समस्यात्मक दृष्टिकोण देख लेते हैं, प्रॉब्लमेटिक अप्रोच। यह दृष्टिकोण राजनीतिक समस्याओं की पहचान और उनके समाधान पर केंद्रित होता है। इसमें समकालीन मुद्दे जैसे कि गरीबी, असमानता, मानवाधिकार और पर्यावरणीय संगठनों का विश्लेषण किया जाता है। जो आपका समस्यात्मक दृष्टिकोण होता है इसमें राजनीतिक समस्याओं की पहचान और उनके क्या समाधान होते हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। समस्यात्मक दृष्टिकोण के उदाहरण में आप देख सकते हैं जैसे कि गरीबी, असमानता, मानवाधिकार और जो पर्यावरणीय संकट होते हैं उनका विश्लेषण समस्यात्मक दृष्टिकोण में किया जाता है। तो अब हम समस्यात्मक दृष्टिकोण की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहले आती है राजनीतिक घटनाओं और नीतियों का विश्लेषण समस्याओं के संदर्भ में किया जाता है। जो आपकी राजनीतिक घटनाएं, नीतियां होती है उनका जो विश्लेषण किया जाता है वो समस्याओं के संदर्भ में किया जाता है। दूसरी जो विशेषता आती है वो आती है यह विभिन्न कारकों जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखता है। तीसरा, आपकी जो विशेषता आती है वो आती है इसका उद्देश्य व्यावहारिक समाधानों की खोज करना होता है। तो ये हमने समस्यात्मक दृष्टिकोण की कुछ मुख्य विशेषताएं देख ली। अब हम समस्यात्मक दृष्टिकोण की कुछ सीमाएं देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है यह दीर्घकालिक राजनीतिक सिद्धांतों और विचारधाराओं को कम महत्व देता है। दूसरी जो आपकी सीमा आती है वो आती है यह अक्सर केवल वर्तमान समस्याओं तक सीमित रह जाता है और व्यापक संरचनात्मक विश्लेषण की उपेक्षा कर सकता है। तो ये हमने आपका समस्यात्मक दृष्टिकोण देख लिया। अब हम आपका एक दूसरा दृष्टिकोण देख लेते हैं, वो आपका है विनाशात्मक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों और सरकारों की संरचना और कार्यप्रणाली के तुलनात्मक अध्ययन पर केंद्रित है। जो आपका विनाशात्मक दृष्टिकोण है यह विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और सरकार की संरचना और जो कार्यप्रणाली के तुलनात्मक अध्ययन होते हैं उन पर विनाशात्मक दृष्टिकोण केंद्रित होता है। इसमें विशेष रूप से शासन प्रणालियां जैसे कि लोकतंत्र, अधिनायकवाद और राजतंत्र का अध्ययन किया जाता है। विनाशात्मक दृष्टिकोण में मुख्य रूप से लोकतंत्र, अधिनायकवाद और राजतंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो अब हम विनाशात्मक दृष्टिकोण की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं,
जिसमें आपके सबसे पहला आता है राजनीतिक संरचनाओं की ज्ञान समीक्षा की जाती है। दूसरा, विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों की तुलना की जाती है। थर्ड, यह समझाने का प्रयास कि एक राजनीतिक व्यवस्था अन्य से कैसे भिन्न है। तो ये आपकी विनाशात्मक दृष्टिकोण की कुछ मुख्य विशेषताएं हो गई। अब हम विनाशात्मक दृष्टिकोण की कुछ सीमाएं देख लेते हैं, जिसमें आपके सबसे पहले आती है, यह राजनीति के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को पर्याप्त महत्व नहीं देता है। दूसरा आपकी आती है, यह केवल संस्थागत संरचनाओं तक सीमित हो सकता है और व्यावहारिक राजनीति को अनदेखी कर सकता है। तो ये आपके विनाशात्मक दृष्टिकोण के मुख्य विशेषता और सीमा देख ली। अब हम देख लेते हैं जो आपका एक और दृष्टिकोण बचता है, क्षेत्रीय क्षेत्र दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण विशेष भौगोलिक या सांस्कृतिक क्षेत्रों की राजनीति का अध्ययन करता है। इसमें विशिष्ट देशों या महाद्वीपों की राजनीतिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। जो आपका क्षेत्रीय या क्षेत्र दृष्टिकोण होता है, उसमें जो विशिष्ट देश होते हैं या महाद्वीप होती है, उनकी राजनीतिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है और इसमें विशेष भौगोलिक या सांस्कृतिक क्षेत्रों की राजनीति का अध्ययन भी किया जाता है। तो अब हम क्षेत्रीय क्षेत्र दृष्टिकोण की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है राजनीतिक अध्ययन को एक विशेष क्षेत्र तक सीमित करना। दूसरा, स्थानीय संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए इसका विश्लेषण किया जाता है। तीसरा आपका आता है देशों के बीच तुलनात्मक अध्ययन। अब हम इसकी कुछ सीमाएं देख लेते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहली सीमा आती है, यह व्यापक वैश्विक राजनीतिक प्रवृत्तियों को अनदेखा कर सकता है। दूसरा, यह अक्सर केवल क्षेत्रीय राजनीतिक सीमित रह जाता है और सामान्य सैद्धांतिक ढांचे को कम महत्व देता है। तो ये हमने आपका क्षेत्रीय दृष्टिकोण देख लिया। अब हम एक और दृष्टिकोण देख लेते हैं, जो कि आपका आता है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण। इसके बारे में हमने इससे पहले की वीडियोज में भी देखा है, तो हम एक बार और देख लेते हैं। इस दृष्टिकोण को गैब्रियल आलमंड और डेविड ईस्टन ने विकसित किया। यह राजनीतिक प्रणाली में विभिन्न संरचनाओं और उनके कार्यों का विश्लेषण करता है। जो आपका संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण है, ये राजनीतिक प्रणालियों में जो आपकी विभिन्न संस्थाएं होती है और जो उनके कार्य होते हैं उनके बारे में विश्लेषण करता है। जो आपका संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण है, इसको गैब्रियल आलमंड और डेविड ईस्टन ने विकसित किया था। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आते हैं प्रत्येक राजनीतिक संरचना, जैसे कि आपकी विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गए, उनके विशिष्ट कार्यों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा, राजनीतिक प्रक्रियाओं को एक प्रणाली के रूप में देखना, जहां प्रत्येक भाग किसी न किसी कार्य को पूरा करता है। तीसरी जो विशेषता आती है वो आती है, यह समझने का प्रयास करता है कि कैसे विभिन्न संरचनाएं मिलकर एक संगठित राजनीतिक व्यवस्था बनाती है। तो अब हम संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की कुछ सीमाएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है, यह कभी कभी बहुत जटिल हो जाता है और व्यावहारिक रूप से लागू करना कठिन हो जाता है। दूसरा, यह राजनीतिक संघर्षों और सत्ता संतुलन को हमेशा प्रभावी ढंग से नहीं समझ पाता है। तो ये हमने आपका संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण देख लिया। तो ये हमने आपके विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण के बारे में चर्चा कर ली। अब हम देख लेते हैं पारंपरिक तुलनात्मक राजनीति की जो संक्षिप्त आलोचना है वो हम देख लेते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहले आलोचना आती है संस्थाओं पर अधिक जोर। केवल सरकारी संस्थाओं जैसे कि आपकी विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, इनके अध्ययन पर ध्यान केंद्रित रहता है और जो आपका राजनीतिक व्यवहार है उसकी अनदेखी कर दी जाती है। दूसरा, व्यवहारवाद की उपेक्षा, जो नागरिकों की भागीदारी, जनमत, राजनीतिक दलों और सामाजिक कारकों की भूमिका होती है उनको कम महत्व दिया जाता है। तीसरे आपका आते हैं पश्चिमी लोकतंत्रों पर अधिक ध्यान, यूरोप और अमेरिका की राजनीति पर केंद्रित होता है। जो आपके विकास दल की राजनीति है उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फोर्थ आपका जो आलोचना आती है वो आती है ऐतिहासिक पद्धति पर निर्भरता, अतीत की घटनाओं पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। जो आपकी वर्तमान वैश्विक राजनीति है और बदलाव है उनकी अपेक्षा कर दी जाती है। फिफ्थ आपका आता है मात्रात्मक अनुसंधान की कमी, जो आंकड़े और वैज्ञानिक तरीके होते हैं उनका कम उपयोग किया जाता है, जिससे कि आपका ये अध्ययन है ये व्यक्तिपरक बन जाता है। सिक्स्थ आपके आते हैं सीमित तुलनात्मक दृष्टिकोण, केवल संवैधानिक और कानूनी ढांचे की तुलना की जाती है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों को अनदेखा कर दिया जाता है। तो ये हमने इसकी कुछ आलोचनाएं देख ली। अब हम देख लेते हैं जो आपका नया संस्थागत है दृष्टिकोण है, जिसे हम नव संस्थागत दृष्टिकोण भी कहते हैं, वो क्या है। नया संस्थागत दृष्टिकोण 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुआ और यह एक पारंपरिक संस्थागतवाद की सीमाओं को दूर करने का प्रयास करता है। जो आपका नया संस्थागत दृष्टिकोण है, यह आपका जो पारंपरिक संस्थागतवाद था उसकी सीमाओं को दूर करने के लिए नया संस्थागत दृष्टिकोण न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित किया गया था।
यह दृष्टिकोण संस्थाओं को केवल कानूनी और औपचारिक संरचनाओं तक सीमित नहीं मानता, बल्कि सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों के संदर्भ में भी उनकी भूमिका का अध्ययन करता है। जो आपका ये नया संस्थागत दृष्टिकोण है, ये संस्थाओं को केवल कानूनी और औपचारिक संरचनाओं तक सीमित ही नहीं करता है, बल्कि जो आपके सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक होते हैं, उनके संदर्भ में भी उनकी भूमिका का अध्ययन कराता है। तो अब हम नए संस्थागत वाद की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है संस्थाओं का व्यापक अध्ययन। यह केवल सरकारी संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनौपचारिक नियम, परंपराएं, मानदंड और सांस्कृतिक प्रभाव को भी शामिल करता है। जो आपका यह होता है, यह सरकारी संस्थाओं तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि जो आपके अनौपचारिक नियम होते हैं, परंपराएं होती हैं, मानदंड और सांस्कृतिक प्रभाव होती है, उनको भी शामिल करता है। दूसरी जो मुख्य विशेषताएं आती है, वो आती है राजनीतिक व्यवहार पर जोर दिया जाता है। संस्थाएं केवल कानूनी संरचनाएं नहीं होती, बल्कि वे व्यक्ति और समूह के राजनीतिक व्यवहार को भी प्रभावित करती है। तीसरी जो विशेषता आती है, वो आती है ऐतिहासिक संदर्भ। संस्थाएं समय के साथ साथ कैसे विकसित होती है और ऐतिहासिक घटनाएं उन्हें कैसे प्रभावित करती है, इस पर ध्यान दिया जाता है। और तो आपका आता है संस्थागत परिवर्तन। संस्थाएं स्थिर नहीं रहती है, बल्कि बाहरी और आंतरिक दबाव के कारण बदलती रहती है। फिफ्थ आपका आता है विभिन्न दृष्टिकोण का समावेश। नया संस्थागत दृष्टिकोण 3 उपागमों में विभाजित होता है, जिसमें हम देख सकते हैं आपका सबसे पहला उपागम आता है ऐतिहासिक संस्थागतवाद, दूसरा तर्कसंगत चयन संस्थावाद, तीसरा सामाजिक सांस्थानिक संस्थागतवाद। तो ये हमने इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं देख ली। अब हम देख लेते हैं जो नए संस्थावाद है, उसके प्रमुख प्रारूप कौन कौन से हैं। नए संस्थावाद को 3 प्रमुख प्रारूपों में विभाजित किया जाता है, जो संस्थाओं की उत्पत्ति, विकास और प्रभाव को समझाने के विभिन्न तरीके प्रस्तुत करता है। तो चलिए हम उन 3 प्रारूप को देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है ऐतिहासिक संस्थानवाद, जिसको हमने इससे पहले की वीडियो में भी चर्चा की है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यह दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि संस्थाएं समय के साथ ऐतिहासिक घटनाओं और प्रक्रियाओं से प्रभावित होती है। पथ निर्भरता की अवधारणा को महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी एक बार किसी संस्थागत मार्ग को अपनाने के बाद उसमें बदलाव लाना कठिन होता है। अब हम इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है ऐतिहासिक संदर्भ और घटनाओं की भूमिका को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा, संस्थागत विकास को क्रमिक और दीर्घकालिक प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाता है। थर्ड, नीतिगत फैसलों को अतीत की घटनाओं और संस्थागत संरचनाओं द्वारा निर्धारित माना जाता है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का विकास, जो कि ऐतिहासिक परंपराओं, कानूनी सुधारों पर आधारित है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं भारत में संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का जो ऐतिहासिक विकास है, वो इसका एक उदाहरण है। अब हम देख लेते हैं तर्कसंगत विकल्प संस्थानवाद। यह दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि व्यक्ति और समूह स्वार्थ को अधिकतम करने के लिए तर्कसंगत निर्णय लेते हैं। संस्थाएं ऐसे नियम और प्रोत्साहन प्रदान करती है जो व्यक्तियों के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। जो आपका तर्कसंगत विकल्प संस्थानवाद है, वो इस विचार पर आधारित होता है कि जो व्यक्ति और समूह होता है, स्वार्थ को अधिकतम करने के लिए जो आपके तर्कसंगत निर्णय है उनको लेते हैं, और जो संस्थाएं होती है वे ऐसे नियम और प्रोत्साहन प्रदान करती है जिससे व्यक्तियों के निर्णयों को प्रभावित हो सके। अब हम तर्कसंगत विकल्प संस्थानवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहले मुख्य विशेषता आती है संस्थाओं को नियमों का सेट माना जाता है जो व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित करता है। दूसरा, यह मानता है कि लोग अपने स्वार्थ और लाभ को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। तीसरा, नीतिगत फैसलों को व्यक्तिगत पसंद और रणनीतियों द्वारा संचालित माना जाता है। अब हम इसके कुछ मुख्य उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है जो आपका चुनाव प्रणाली होती है, उसमें जो व्यक्ति अपना वोट देते हैं वे अपने व्यक्तिगत लाभ के अनुसार वोट देते हैं। दूसरा आपका उदाहरण आता है राजनीतिक दल अपने अस्तित्व और सत्ता बनाए रखने के लिए नीतियां बनाते हैं। तो ये आपके कुछ उदाहरण हो गए। अब हम आपका तीसरा संस्थावाद देख लेते हैं, वो जो कि आपका समाजशास्त्रीय संस्थावाद है। यह दृष्टिकोण संस्थाओं को केवल औपचारिक नियमों और संरचनाओं तक सीमित नहीं मानता, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों से प्रभावित मानता है। यह अध्ययन करता है कि सामाजिक मानदंड और परंपराएं संस्थाओं को कैसे आकार देते हैं। जो आपका समाजशास्त्रीय संस्थावाद है, इसमें यह देखा जाता है कि जो आपकी सामाजिक मानदंड और परंपराएं हैं वे संस्थाओं को किस प्रकार से आकार देते हैं। अब हम समाजशास्त्रीय संस्थावाद की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहले आती है संस्थाओं को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में देखा जाता है। दूसरा, राजनीतिक प्रक्रिया केवल कानूनी और आर्थिक कारकों पर नहीं, बल्कि जो आपके सामाजिक मान्यताएं और प्रतीक होते हैं उन पर भी निर्भर करती है। तीसरा, यह मानता है कि लोग तर्कसंगत लाभ के बजाय
सामाजिक उपेक्षाओं के अनुसार भी कार्य करते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि आपका संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन हो गया। जो आपकी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं है वे केवल कानूनी ढांचे पर ही आधारित नहीं होती, बल्कि जो आपके वैश्विक मानदंड और मूल्य होते हैं उनसे भी प्रभावित होती है। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, भारत में जाति व्यवस्था और सामाजिक परंपराएं सरकारी नीति और संस्थागत निर्णयों को प्रभावित करती है। अब हम एक नया टॉपिक देख लेते हैं, जो आपके पुरानी और नई ऐतिहासिक संस्थावाद है उनकी तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका केंद्र बिंदु देखते हैं। जो पुराना ऐतिहासिक संस्थावाद संस्थाओं की कानूनी और औपचारिक संरचनाओं पर केंद्रित था, जबकि नया ऐतिहासिक संस्थावाद संस्थाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों को भी महत्व देता है। जो आपका पुराना ऐतिहासिक संस्थावाद था, जो आपकी संस्थाओं की कानूनी और औपचारिक संरचना होती थी उस पर केंद्रित था पुराना ऐतिहासिक संस्थावाद, बल्कि जो आपका नया ऐतिहासिक संस्थावाद है वो संस्थाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों पर भी केंद्रित होता है। दूसरा आपका संस्थागत परिवर्तन। जो आपके पुराने दृष्टिकोण था उसमें संस्थाएं स्थिर और दीर्घकालिक मानी जाती थी, जिनमें बहुत कम बदलाव होते थे। और जो आपका नया संस्थावाद है वो ये कहता है कि जो संस्थाएं होती है वे समय के साथ बाहरी दबाव और आंतरिक प्रक्रियाओं के कारण बदलती रहती है। तीसरा पथ निर्भरता। पुराने ऐतिहासिक संस्थावाद में माना जाता था कि संस्थाएं अपने प्रारंभिक स्वरूप से अधिक भिन्न नहीं होती, और जो आपका नया दृष्टिकोण है उसमें यह स्वीकार किया जाता है कि जो आपके अतीत की घटनाएं संस्थागत निर्णयों को वे प्रभावित करती है, लेकिन जो संस्थाएं होती है वे नए संदर्भों के अनुसार अनुकूलन भी कर सकती है। अब हम एक आपका देख लेते हैं तुलना का बिंदु, अनुसंधान पद्धति। पुराना ऐतिहासिक संस्थावाद मुख्य रूप से वर्णनात्मक और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित था, बल्कि जो आपका नया ऐतिहासिक संस्थावाद है वो तुलनात्मक, मात्रात्मक और व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधारित होता है। फिर आपका तुलना का बिंदु आता है राजनीतिक प्रक्रियाओं पर दृष्टिकोण। पुराने संस्थावाद में सरकार और संविधान जैसी औपचारिक संस्थाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता था, और जो आपका नया ऐतिहासिक संस्थावाद है उसमें राजनीतिक व्यवहार, सामाजिक आंदोलनों और नीति निर्माण की प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सिक्स्थ आपका तुलना का बिंदु आता है लचीलापन, फ्लैक्सिबिलिटी। पुराने ऐतिहासिक संस्थावाद में संस्थाएं कठोर और अपरिवर्तनीय मानी जाती थी, बल्कि जो आपका नया दृष्टिकोण है उसमें जो संस्थाएं होती है वे बदलती सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेती है, बदल जाती है। तो ये हमने आपका नया संस्थावाद और पुराने संस्थावाद की तुलना कर ली। अब हम आपका देख लेते हैं नए संस्थावाद और विकासशील विश्व का क्या संबंध है। नए संस्थावाद एक दृष्टिकोण है जो संस्थानों की भूमिका को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिणामों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण मानता है। यह पारंपरिक संस्थागत विश्लेषण से आगे बढ़कर औपचारिक और अनौपचारिक नियमों, संगठनों और सांस्कृतिक प्रथाओं को समझने पर जोर देता है। जो आपका नया संस्थावाद है वह इस प्रकार का दृष्टिकोण है जो इससे कि जो संस्थाओं की भूमिका होती है उनको आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिणाम को जो निर्धारित करने में होता है उनको महत्वपूर्ण मानता है, और यह पारंपरिक संस्थागत विश्लेषण में आगे बढ़कर औपचारिक और अनौपचारिक नियम होते हैं, संगठन होते हैं और सांस्कृतिक प्रथा होती है उनको समझने पर जोर देता है। नए संस्थावाद और विकासशील विश्व का क्या संबंध है, इसको हम देख लेते हैं। विकासशील देशों में आर्थिक और सामाजिक विकास के संदर्भ में नए संस्थावाद का महत्व इस प्रकार है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है सुशासन और लोकतंत्र। मजबूत संस्थाएं कानून के शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं, जिससे राजनीतिक स्थिरता आती है। दूसरा आपका आता है आर्थिक विकास। बेहतर संस्थाएं निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाती है और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करती है। थर्ड आपका आता है सामाजिक समानता। संस्थागत सुधार में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में सुधार होता है, जिससे कि आपकी गरीबी और असमानता होती है वे कम होती है। फोर्थ आपका आता है संवैधानिक और कानूनी ढांचा। कानूनी संस्थाएं अनुबंधों को लागू करने, संपत्ति अधिकारों की रक्षा करने और भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक होता है। फिफ्थ आपका आता है संस्कृति और सामाजिक संरचना। अनौपचारिक संस्थान जैसे कि आपके परंपराएं, सांस्कृतिक मानदंड विकासशील समाजों में व्यवहार और आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो ये हमने नए संस्थावाद और विकासशील विश्व के बीच क्या संबंध था उसको देख लिया। अब उनके सामने क्या चुनौतियां और क्या संभावनाएं उनको देख लेते हैं। चुनौतियों में आपका सबसे पहला आता है भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्थान और सामाजिक संघर्ष। और संभावनाएं क्या है, संस्थागत सुधार, डिजिटल गवर्नेंस और वैश्विक सहयोग से विकासशील देशों में जो नए संस्थावाद है उसको मजबूत किया जा सकता है। अब हम इनके नए संस्थावाद के कुछ मुख्य विचारक देख लेते हैं, जिसमें आपके परंपरागत संस्थावाद मुख्य विचारक देखेंगे। सबसे हम जो आपका परंपरागत संस्थावाद है उसके कुछ मुख्य विचारक देखेंगे,
जिसमें आपका सबसे पहला आता है वुडरो विल्सन। उन्होंने सार्वजनिक प्रशासन को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थापित किया और जो प्रशासनिक दक्षता थी उस पर जोर दिया। दूसरे आपके जो विचारक आते हैं वे आते हैं मैक्स वेबर जी। उन्होंने नौकरशाही मॉडल विकसित किया जिसमें आपके औपचारिक नियमों, पदानुक्रम और तर्कसंगत निर्णय की प्रक्रिया है उस पर जोर दिया गया है। थर्ड आपका आता है वल्टर बैजोट। उन्होंने संवैधानिक संस्थानों और शासन प्रणाली के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। फोर्थ आपके जो विचारक आते हैं वे आते हैं JW गार्नर। उन्होंने राज्य और उसकी संस्थाओं के स्वरूप व कार्यों पर महत्वपूर्ण अध्ययन किए। फिफ्थ आपके विचारक आते हैं हर्बर्ट साइमन जी। उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया को संस्थागत ढांचे में समझाने का प्रयास किया। तो ये हमने पारंपरिक संस्थावाद के कुछ मुख्य विचारक देख लिया। अब हम देख लेते हैं जो आपका नए संस्थावाद है उसके कुछ मुख्य विचारक, जिसमें आपके सबसे पहले मुख्य विचारक आते हैं डगलस नॉर्थ जी। इन्होंने संस्थाओं को आर्थिक विकास में योगदान को समझाया और यह बताया कि संस्थाएं कैसे लेन देन लागत को प्रभावित करती है। दूसरे थे पॉल डेमेगियो और वाल्टर पोवेल। उन्होंने समाजशास्त्र संस्थावाद में योगदान दिया और साथ ही यह बताया कि जो संस्थाएं होती है वे कैसे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। थर्ड आपके जो विचारक थे वे थे जेम्स मार्च और जोहान ओल्सेन। जो इन्होंने कहा ऐतिहासिक संस्थावाद को आगे बढ़ाया और ये कहा कि जो संस्थागत है परंपराएं और नियम दीर्घकालिक है वे प्रभाव डालते हैं। आपके जो फोर्थ विचारक आते हैं वे आते हैं ओलिवर विलियमसन। उन्होंने तर्कसंगत चुनाव संस्थावाद पर कार्य किया और ये बताया कि जो संस्थाएं होती है व्यक्तियों की तर्कसंगत रणनीतियों और व्यवहार के अनुसार कार्य करती है। फिफ्थ आपके विचारक आते हैं एलिनोर ओस्ट्रोम। उन्होंने संस्थाओं और सामुदायिक शासन पर शोध किया और साथ ही ये कहा कि जो आपका समुदाय होते हैं वे किस प्रकार अपने संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये हमने आपके दोनों प्रकार के संस्थावाद के, पारंपरिक संस्थावाद के और नए संस्थावाद के दोनों प्रकार के विचारक देख लिए। अब हम एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेते हैं जो कि आपका आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। तो निष्कर्ष में हम देखते हैं संस्थावाद के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि संस्थाएं किसी भी समाज, अर्थव्यवस्था और शासन प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो आपका परंपरागत संस्थावाद है और नया संस्थावाद है उनके बीच जो आपका सबसे बड़ा अंतर है वो यही है कि जो पहला केवल संस्थाओं की संरचना और कानूनी ढांचे पर केंद्रित होता है, बल्कि जो आपका नया संस्थावाद होता है वो व्यक्तिगत व्यवहार, ऐतिहासिक संदर्भ और सामाजिक प्रक्रिया और आर्थिक पहलुओं को भी शामिल करता है। संस्थाओं का अध्ययन केवल उनके ढांचे तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वे कैसे काम करती है, कैसे बदलती है, समाज में किस प्रकार प्रभाव डालती है, उन सब को समझना आवश्यक पहलू है। नव संस्थावाद एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है जिससे कि आपका संस्थागत सुधारों और विकासशील विश्व की चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझा और हल किया जा सकता है। तो ये हमने एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपकी तुलनात्मक राजनीति है उसको आप शॉर्ट्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें। तो ये था आपका थर्ड यूनिट जो कि जिसमें हमने आपके जो विभिन्न प्रकार के उपागम थे, जो आपकी पारंपरिक और नए संस्थागतवाद के दृष्टिकोण थे तुलनात्मक राजनीति के, उनको हमने इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपकी फोर्थ यूनिट की रहने वाली है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट के का कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।